Hello and welcome to all of you in my channel. This is Suraj Kumar Verma and today we'll discuss an important topic of solution and colligative properties named as depression in freezing point. Basically it is the part of colligative properties. So let's start. सबसे पहले मैं आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्या बताना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। जैसे कि मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब डिस्कस किया था उसमें मैंने पहले बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया था। उसी तरह मैं यहाँ पे आपको पहले फ्रीजिंग पॉइंट बताऊंगा, फिर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो उसको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि फ्रीज मतलब कि कोई आइस फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो कंटेनर हुआ है, कंटेनर में सबसे शुरुआत में क्या था, ये लिक्विड था। ओके, शुरुआत में क्या था, ये लिक्विड था। बाद में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया आपको आइस में। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये टोटली टोटली सॉलिड में हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड था शुरुआत में, इनिशियली कंडीशन में जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड था, मतलब मान लीजिए इसको पी नॉट मान लीजिए, इसका इनिशियली वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का क्या था, पी नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए कि जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है, मतलब कि जो आइस फॉर्मेशन हो गया उसके वेपर प्रेशर, मान लीजिए सॉलिड को मान लेते हैं पी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन को, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। एक बार इसका डिफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन लिक्विड, मतलब कहने के जो जैसा कि जो लिक्विड दिया था इसका वेपर प्रेशर जो है बिकम इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। मतलब कहने का अर्थ है कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर था वो इक्वल होना चाहिए कि जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है। तो उस टेम्परेचर को, उस कंडीशन को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो शॉर्टकट भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट का, मतलब जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए जो सॉलिड का लिक्विड है वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो वही मैंने नीचे लिखा है कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, मतलब प्रेशर है, वो इक्वल होना चाहिए सॉलिड के प्रेशर के बराबर। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जो टेम्परेचर है वो इज इक्वल टू होगा जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा, जो जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट कन्वर्ट हो रहा है आपको सॉलिड में। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर बोल देंगे। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, ये तो आपका हो गया जबकि वो वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड किए थे, मतलब कि टोटल का टोटल आपका कन्वर्ट हो गया वो आइस में। ठीक है, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो गया टोटल का टोटल। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि उसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में क्या हो जाएगा कि आपका बहुत ही, मतलब कि टोटली जो लिक्विड होगा वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा आइस में, कुछ ना कुछ उसमें बच जाएंगे जो कि कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होंगे वो वेपर में कन्वर्ट होने की उसकी टेंडेंसी नहीं रहती है। वोलेटाइल सॉल्यूट का ही टेंडेंसी रहता है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, तो देखते हैं, इफ़ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इफ़ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू प्योर सॉल्वेंट, मतलब कि इसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या कंडीशन होता है, तो इस सिचुएशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है डिक्रीज हो जाता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें शुरुआत में हम लोग सॉल्वेंट रखे हुए हैं, इसमें हम लोग जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसके सरफेस पे आके चिपक जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो टेंडेंसी था, शुरुआत में जो टेंडेंसी था वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, अब उतना नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि उस जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उस पर आके चिपक गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा, मतलब जो शुरुआत के जो लिक्विड होंगे उसका वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि सॉल्यूशन की तुलना में। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है कि अब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो लेस देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है, और हम लोग मान ले रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट है वो शुरुआती कंडीशन में क्या था कि वो इज इक्वल टू था आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ कि वो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो सॉलिड का प्रेशर ऑफ सॉलिड भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम लोग एलिवेशन पॉइंट देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, तो उसमें क्या था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे उस जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो बढ़ते जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट पर देखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड होगा, मतलब जो प्रेशर ऑफ सॉलिड होगा वो भी डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये है, आपको मैं ग्राफ से अच्छे से क्लियर कर देता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पीछे बता दिया था आपकी, इन आइडियल केस में क्या होता है कि जब हम
फ्रीजिंग पॉइंट इन आइडियल केस में क्या होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर होता है सॉलिड, मतलब जो इनिशियली सॉल्यूशन होता है, जो इनिशियली सॉल्वेंट दिया रहता है उनका बराबर होता है आपको सॉलिड के, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ में थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इनिशियल कंडीशन में क्या था कि इधर हम लोग मान लेते हैं सॉलिड फॉर्मेशन, मतलब कि सॉलिड मतलब कि देखिए क्या होता है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसमें तो हम अभी तक लिक्विड रहता है, जैसे इससे नीचे हो जाता है तो वो फ्रीज होने लगता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो सॉलिड नीचे 0 डिग्री से नीचे सॉलिड होगा, ऊपर उसका क्या हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो टेम्परेचर जो होगा वो आगे बढ़ने के तो अलावा पीछे बढ़ेगा, मतलब डिक्रीज होगा, इंक्रीज होने के अलावा डिक्रीज होगा जो ग्राफ में होगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका। लेकिन अब हम लोग थोड़ा ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्राफ डिस्कस करते हैं कि जो सॉल्वेंट दिया हुआ है इनिशियली कंडीशन में, मान लीजिए कुछ सॉल्वेंट दिया रहता है, जैसे मैंने कि आपको रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर में क्या बताता है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ में जो सॉल्वेंट ग्राफ होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग लिक्विड बना दिए, ठीक है। उसी तरह सॉल्यूशन का बना देंगे, इसका भी बना देंगे, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि कुछ हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। तो मान लीजिए इनिशियल कंडीशन ये था, जो हम ए पॉइंट जिसको मार्क कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन ये था। उसको तो हम जैसे जैसे उसका टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन का, तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटा देंगे तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। देखिए जैसे कि ये आपका सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, तो क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर कम करेंगे तो जो सॉलिड होगा, सॉलिड की जो टेंडेंसी होगी वो भी कम होते जाएगी, ठीक है। मतलब देखिए जैसे कि मैंने ये बताया आपको, शुरुआत कंडीशन में आपका ये लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो वो क्या होगा, आइस में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। आइस में कन्वर्ट होने जा रहा है मतलब वो सॉलिड में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको बी से सी पॉइंट में आ गया, मतलब यहाँ से आप टेम्परेचर, मतलब बी से सी पॉइंट आपका एक तरफ से क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि आपको इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरफ से डेल्टा F1 बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ से डी से और ई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा F2 बोल सकते हैं, TF2 बोल सकते हैं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ F1 बोल सकते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफ का, ठीक है। इसमें और एक चीज़ आप ध्यान देने वाली बात है कि देख लीजिए आप ही कि जैसे इनिशियल वेपर प्रेशर सॉलिड का, इस केस में देखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड में दोनों में बराबर है। जैसे कि ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, तो इस केस में आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ का लिक्विड जो है इक्वल है, मतलब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसी में आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब कि कुछ कम हो रहा है। देखिए बी से सी पॉइंट में आ रहा है, मतलब कुछ सॉल्यूशन कुछ कम हो रहा है, तो ये आपका एक तरफ से डिप्रेशन हो गया। उसी तरह डी पॉइंट से आपका ई पॉइंट में आ रहा है, तो ये भी आपका एक तरफ से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग आपको इसका डेरिवेशन कर सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि जो ए सी पॉइंट है, ए सी को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का मान लेते हैं, ठीक है। इसको आप एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, कर्व नाम का इसको स्ट्रेट लाइन मान लीजिए। उसी तरह आप सी ई को भी एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, सी को भी स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, मतलब ऐसे मान लीजिए कि ए सी ई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और आप इधर को ए बी को भी स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन है, ए बी डी को लेके एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए और ई डी को लेके स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ठीक है। मान कहने का ई डी को भी आप लेके स्ट्रेट लाइन मान लीजिए और बी सी को भी लेके स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा, एक ट्रेंगल बन जाएगा, बना देता हूँ मैं अच्छे से। ट्रेंगल बन जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका ई, और ये हो जाएगा डी। बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका बी और सी। तो ये एक तरफ ट्रेंगल हो गया, और ये ट्रेंगल क्या है, ये सिमिलर ट्रेंगल का आपका रूप ले लिया, ठीक है। तो सिमिलर ट्रेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, साइड बाई साइड रेशियो आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए जैसे कि ए बी क्या होगा आपका, ए बी जो है आपको वेपर प्रेशर को डिनोट करता है, जैसे वेपर डिनोट कर रहा है तो ये आपको ए बी को मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ 1 P1 मान लीजिए। उसी तरह आपको ए डी क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर में कितना डिग्री होगा, P2 मान लीजिए। उसी तरह आपका बी सी क्या हो गया, आपका TF1 हो गया, और उसी तरह बी डी क्या होगा आपका TF2 हो गया, ठीक है। मतलब डी ई क्या होगा TF2 हो गया, ठीक है। तो आपको इसलिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2, उसी तरह आपका ये हो गया आपका TF1, तो ये हो गया आपका TF2, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं P1
डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू TF1 डिवाइड बाई TF2। यहाँ से आप फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, मतलब कि TF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आगे आपके प्रेशर का है। उसी तरह मैं आपको अच्छे से डेरिवेशन करके बताया हूँ, वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता दिया कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम लोग CB और ED को हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि जो आपका जो CB था, जैसे कि ये CB था, CB और ED को हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिए। उसी तरह AC को भी हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर दिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि CB और ED को हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिए, तो यहाँ से पता चल गया कि ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल AED आपका सिमिलर ट्रेंगल है। कहने का अर्थ है कि ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल ADE आपका सिमिलर ट्रेंगल है, ठीक है। ADE मतलब AED कोई भी है, सिमिलर ट्रेंगल है। तो इस बेसिस पे आपका AB डिवाइड बाई AD, मतलब कहने का अर्थ कि AB ये जो था AB और डिवाइड बाई AD, ये टोटल मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये P1 हो गया, ये P2 हो गया जैसे पेपर में, उसी तरह आपका ये हो जाएगा BC डिवाइड बाई ED, ठीक है। ये आपका हो जाएगा TF1 डिवाइड बाई TF2, ठीक है। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा P1 मतलब डेल्टा P1 मतलब चेंज है तो डेल्टा लगा देते हैं। जहाँ जहाँ चेंजिंग रहता है वहाँ पर हम लोग डेल्टा कंसीडर कर लेते हैं। तो डेल्टा P1 डिवाइड बाई डेल्टा P2, उसी तरह डेल्टा TF1 डिवाइड बाई डेल्टा TF2, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सिंस जैसा कि मैंने आपको पिछली बार पीछे क्या बताया था कि जो मतलब जो डेल्टा P है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसका मोलैलिटी के टर्म में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया था, उसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। आपको फिर इसको कन्वर्ट कीजिए, जैसे कि मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया था। क्या बताया था एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बताया था। जैसे कि मैंने हाँ सॉरी हाँ जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताया था कि जैसे जो चेंज इन वेपर प्रेशर होता है उसको लास्ट में हम लोग उसको मोलैलिटी के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम लॉजिक वही लगाएंगे कि हम लोग चेंज इन वेपर प्रेशर को मोलैलिटी के टर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये वाला पार्ट हम थोड़ा स्किप कर देंगे क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होते जा रहा था, लेकिन आपको मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया था। तो ऐसा करते कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कंडीशन क्या आ गया, हमारे पास टोटल कंडीशन आ गया, मैं बता दे रहा हूँ कि आपको मैं टोटल कंडीशन क्या आ गया। तो मेरे पास टोटल कंडीशन आ गया कि जो डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका वेपर प्रेशर के, और डेल्टा P हमको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका मोलैलिटी के। तो ओवरऑल आपका डेल्टा TF जो है मतलब चेंज फ्रीजिंग पॉइंट क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोलैलिटी के। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं डायरेक्ट कि डेल्टा TF जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मोलैलिटी के। और हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे KF, ठीक है। और जब हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं वन टर्म फैक्टर, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट में स्किप किया हूँ क्योंकि मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको अच्छे से डिस्कस करके बताया था कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो डेल्टा TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन वेपर प्रेशर, और चेंज इन वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी। और जब हम लोग मोलैलिटी को मतलब इससे हम लोग को पता चल जाता है कि जो चेंज इन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपका मोलैलिटी का। लेकिन जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसका नाम होता है फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट जो भी है एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल देते हैं। लेकिन जब हम लोग डिसोसिएशन और एसोसिएशन करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं एक वन टर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेरिवेशन। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसमें भी कोई डाउट हो रहा है आपको तो मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको उसमें क्या बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, वहाँ पे 2 फॉर्मूला बताया था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब कि जो डेल्टा TB होता है IKB इंटू M होता है। और सेकेंड फॉर्मूला क्या बताया था कि जो डेल्टा TB होता है वो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। क्या होता है सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट होता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज करता है। लेकिन इस केस में क्या है कि जो अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं तब सॉलिड भी डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। सॉलिड मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा उल्टा हो जाता है, मतलब कि आपको इस केस में क्या उल्टा हो जाता है कि यहाँ पे बहुत बच्चा सब क्या गलती करने लगता है कि वो डेल्टा केबी का मतलब TB और TF का फॉर्मूला याद कर लेता है। क्या याद कर लेता है, TB का फॉर्मूला होता है IKB इंटू एम और TF का फॉर्मूला होता है IKF इंटू एम, ठीक है। और वो ये वाला फार्मूला को भी सेम मान लेता है। ये फार्मूला क्या सेम मान लेता है कि डेल्टा TB बराबर क्या होता है सॉल्यूशन का मतलब टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन ये गलत है,
क्यों गलत है कि हम जैसे कि आपको बताया कि जिससे फ्रीजिंग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो जो टेम्परेचर ऑफ सॉलिड होता है वो भी डिक्रीज होता जाता है, मतलब उसका भी टेम्परेचर जो होता है घटते जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होता है इनिशियल कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है सॉल्यूशन की तुलना में। ठीक है, कहने का अर्थ कि मान लीजिए कोई कंटेनर लिए, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। कंटेनर लिए तो शुरुआत कंडीशन में जब ये आपको सॉलिड में नहीं कन्वर्ट हुआ है, मतलब कि उस टेम्परेचर का मान लीजिए 0 डिग्री मान रहा है, लेकिन जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया मतलब जब फ्रीज हो गया तो इस कब होता है, जब 0 डिग्री से कम होता है तब ना होता है। तो कहने का अर्थ कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो आपको इनिशियल माइनस फाइनल होगा, मतलब कि जो लिक्विड का जो 0 डिग्री है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे तब ना टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता चलेगा। नीचे आएंगे तो माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस इस तरह होगा कुछ समथिंग। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो TF सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन होता है, ना कि सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से याद होगा। प्लीज़ 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 इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा ताकि ये आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये था ओवरऑल चेंज इन मतलब टेम्परेचर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उसी तरह आपको प्रेशर का टर्म में लिखना चाहिएगा। तो प्रेशर टर्म में क्या होगा, सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर, क्योंकि हम जैसे कि आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड भी वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो यानी सॉलिड कहने का तो मतलब सॉल्यूशन, इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, मतलब इनिशियल वेपर प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है फाइनल वेपर प्रेशर की तुलना में। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्वेंट में से माइनस करते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, आप जाहिर एक बात याद कर लीजिए, क्या इसमें क्या करते हैं, जो वेपर प्रेशर निकालते हैं चाहे फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट में से माइनस करते हैं सॉल्यूशन को, ना कि सॉल्यूशन में से माइनस करते हैं सॉल्वेंट को। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल। जैसे कि मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि जब डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है तो उस केस में क्या होता है, डिसोसिएशन एसोसिएशन केस में हम लोग वोल्टा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर वोल्टा फैक्टर मल्टीप्लाई कर दे बस हो गया। जैसे कि मैं आपको वहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया था, केवी का फॉर्मूला बताया था, RTB होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताया था। ठीक है, वेपोराइजेशन मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे आपका फ्यूजन होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता था कि डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइड बाई आपका मोलर मास होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि आपका इंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा H फ्यूजन डिवाइड बाई मोलर मास होता है। ठीक है, तो ये मोलर मास होता है, इसको आप मोलरिटी कंसीडर मत कीजिए। ठीक है, तब इसका भी इस मतलब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं दिया रहता है, तो उस सिचुएशन आपको खुद से निकालना रहता है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत ही यूज होता है, बहुत ही यूज होता है। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, इस फॉर्मूला को याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको इतना सारा डाटा नहीं दिया रहता है तो उस केस में हम लोग डेल्टा जो मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उसको हम लोग 1.86 के मोलार इनवर्स ले लेते हैं, मतलब डायरेक्टली कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग केवी को डायरेक्ट क्या कंसीडर कर लेते हैं, 0.52 केल्विन मोलार इनवर्स। ठीक है, तो आपको याद करना है 2 3 4 चीज़, मतलब टोटल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या याद करना है, टोटल उधर से 4 इधर से 4, उधर 4 क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या चीज़ याद करना है कि आपको डेल्टा टी बराबर क्या होता है, आई के बी इंटू एम, और डेल्टा टी बराबर एक फॉर्मूला और क्या होता है कि आपको टेम्परेचर ऑफ जो सॉल्यूशन होता है उसका माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और क्या याद करना है, इसका के बी का मान याद करना है, के बी का मान हमको याद है। ठीक है, यहाँ पे क्या याद करना है, यहाँ पे आपको एक ये फॉर्मूला याद करना है आपको, डेल्टा टी बराबर आई के एफ इंटू एम, और सेकंड फॉर्मूला याद करना है आपको डेल्टा टी बराबर होता है सॉल्वेंट में से माइनस करते हैं सॉल्यूशन का, ना कि सॉल्यूशन में से माइनस करते हैं सॉल्वेंट का। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या याद करना है कि जो के एफ का मान होता है 1.86 केल्विन मोलार इनवर्स होता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों को कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कैसे दोनों को यूटिलाइज करिएगा क्वेश्चन में, आपको कैसे दोनों का यूज कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी दोनों क्वेश्चन साथ में पूछ देता है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में कंसिडर करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। हाँ, वहाँ पे भी मैंने क्या बताया था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, वो किसके लिए अप्लीकेबल होता है, वो आपको सॉल्वेंट के लिए अप्लीकेबल होगा, और यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि किसके लिए अप्लीकेबल होगा, सॉल्वेंट के लिए अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कीजिए, आशा करते हैं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे और इसको प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.1 मोलार
यूरिया, मतलब मोलाल मतलब कि आपको मोललिटी दे दिया है, ठीक है। यूरिया मतलब कि जैसा कि मैंने आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया था, जहाँ बोला था कि यूरिया जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ना ही डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है। मतलब कहने का अर्थ कि यहाँ पे आपको वन टाइप फैक्टर जो है 1 दे दिया। यूरिया जहाँ आते ही हमको पता होना चाहिए कि वन टाइप फैक्टर उसका 1 होगा, क्योंकि वो ना ही एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल। तो बोल दिया कि एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर दिया। तो कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी एफ बोला, ठीक है। तो सबसे पहले ए का सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। डेल्टा टी बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या पता है, आई के बी इंटू एम। आई मेरे पास क्या है 1, के बी हम नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 1.86 केल्विन मोलाल इन्वर्स, जहाँ की मोलाल कट जाएगा, ठीक है, इंटू आपका 0.1। तो ये आपका ओवरऑल सॉल्व करके आ जाएगा 0.186 केल्विन, ओके। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा टी एफ। ये था आपका फर्स्ट सवाल। इसी तरह सेकेंड देखते हैं कि बोल दे रहा है कि देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन स्पेसिफाइड कर दिया है, मतलब कि स्पेशली पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का हमको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, ना कि हमको सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड केस में हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड केस में हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते हैं, वाटर। और वाटर का हमको फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि आपको कहने का अर्थ है कि -273 केल्विन हो जाएगा, या 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी बराबर, मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, ओके, माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये आप याद रखिएगा, नहीं तो आप गलती कर पाइए बैठिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में मैं निकाल रहा हूँ, केल्विन निकाल रहा हूँ, माइनस हमको इसका डेल्टा टी एफ हमको पता है, केल्विन में पता है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आपको मतलब डिग्री सेल्सियस में या कुछ भी, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका -270, मतलब सॉरी 270, सॉरी क्या हो जाएगा 273, प्लस करेंगे 273 केल्विन हो जाएगा। तो इसको आप कन्वर्ट कर ही लीजिए, 273 लिख लीजिए, ठीक है। आपको टी सोल्यूशन यहाँ लिख देते हैं, और ये डेल्टा टी अब आपको कितना है 0.16 केल्विन हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 0.86, माइनस कर देते हैं उसको इधर ला के 273 कर लेते हैं, 0 डिग्री कन्वर्ट कर दिया मैंने, और केल्विन केल्विन दोनों तरफ हो गया, इधर हो जाएगा माइनस टाइम्स टी सोल्यूशन, ठीक है। तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा, समथिंग आ जाएगा कुछ, आप इसमें से माइनस कर दीजिए, मतलब 272 समथिंग आ जाएगा कुछ भी, ठीक है। वो आपका हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन इज 104 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द मोललिटी, मतलब स्मॉल एम पूछा है आप सुक्रोज सॉल्यूशन। तो पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसको ट्राई कीजिए, फिर आप सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और आप आंसर मिलाने के लिए वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने जैसा कि बोला कि डिफरेंस क्या बोला है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि आपको डेल्टा टी बी माइनस डेल्टा टी एफ का डिफरेंस दिया हुआ है 104 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है। आपको मोललिटी निकालना है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दोनों का निकाल देते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िएगा, क्या बोला हुआ है, सुक्रोज सॉल्यूशन बोला हुआ है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डेल्टा टी बी नहीं लिखते हैं, आप टी बी एस लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉजिक था, बहुत बच्चा सब यहाँ गलती कर देता है, ठीक है। तो जैसा कि हमको आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या फार्मूला बताता है कि डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, डेल्टा टी बी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, लिख देते हैं मैं सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पे भी सब जगह आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ठीक है, माइनस डेल्टा टी बी सॉल्वेंट, ओके। ये होता है, आपको पता है फॉर्मूला होता है। उसी तरह डेल्टा टी एफ का मैंने अभी क्या क्या बताया अभी कि डेल्टा टी एफ सॉल्वेंट होता है, ना कि सॉल्यूशन होता है, ठीक है। टी एफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को साइड करते हैं, फिर उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख दिए, इसको हम लोग सॉल्यूशन को एक साइड कर दिए, इसको अलग अलग दिए, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया कि सॉल्यूशन का जो डिफरेंस दिया हुआ 104 डिग्री, मतलब इसको हम लोग अगर माइनस कर रहे हैं, ओवरऑल माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा 104 डिग्री सेल्सियस। जब माइनस कर रहे हैं सॉल्यूशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट से, तो इधर हो जाएगा आपका डेल्टा
टी वी माइनस डेल्टा टी एफ, ठीक है। और इधर माइनस करेंगे, यहाँ अगर प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस डेल्टा टी वी सॉल्वेंट, सॉरी ये टी वी नहीं, ये टी एफ है, ओके। तो डेल्टा टी एफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी वी सॉल्वेंट, ओके। तो ये था आपका इक्वेशन। अब यहाँ पे आप क्या, हमको क्या निकालना, हमको निकालना है मोलैलिटी। तो आपको मोलैलिटी पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग 100 डिग्री पुट करते हैं, तो इधर 100 डिग्री है। अब जब इधर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 100 इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 204 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये 0 डिग्री तो उसी होगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी वी माइनस डेल्टा टी एफ, ठीक है। ये हुआ आपका डेल्टा टी वी माइनस डेल्टा टी एफ, ओके। अब सॉरी यहाँ पे एक गलती हम लोग क्या किए हैं, आप पकड़ सकते हैं कहाँ गलती हम लोग यहाँ किए हैं कि देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन माइनस में था, ना कि सॉल्वेंट माइनस था, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पे इसको ला रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये जो सॉल्वेंट है इधर अगर ला रहे हैं आपको, तो जो सॉल्वेंट है वो प्लस में हो जाएगा, जो आपको फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये प्लस में रहेगा और ये आपका ओवरऑल ये जो है टोटल चीज़ ये माइनस होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ की जो सॉल्वेंट का वेट था यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा और ये जो है प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये बच्चा सब गलती करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे गलती किया, वैसे आप भी गलती कर सकते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन को थोड़ा सेट करने में आपको देखना पड़ेगा कि माइनस प्लस है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने गलती किया था, मैंने जो कि सुधार दिया, ठीक है। अब हम लोग को पता है डेल्टा टी बी और डेल्टा टी बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है आई के बी इंटू एम। और हमको ये स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब यहाँ नहीं दिया, वन टाइम फैक्टर नहीं दिया, तो आई को हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आई के बी इंटू एम प्लस आई के एफ इंटू एम। हम लोग यहाँ से एम कॉमन ले लिया और आई को 1 पुट कर लिया, तो क्या हो जाएगा के बी प्लस के एफ, ठीक है। और के बी का मान क्या होता है 0.52 और के एफ का मान क्या होता है 1.86। दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 8 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया आपका 2.38। तो आपका यहाँ से आप टोटल कितना आ जाएगा, इसके यहाँ से आपका मोलैलिटी बराबर आ जाएगा 204 होल डिवाइड बाई 2.38, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कितना इजी सवाल था, ठीक है, कितना इजी सवाल था। आप लोग उसमें आप कन्फ्यूजन हो जाता कि डेल्टा टी भी आप याद किए आई के बी इंटू एम, आई के बी इंटू एम, नहीं, वो फार्मूला हमेशा यूज नहीं होगा, ये फार्मूला भी यूज होगा, ठीक है। देख लीजिए कितना इजी सवाल था, 2 इक्वेशन में आया, दो इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग सॉल्व कर दिए एकदम इजी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी से रिगार्डिंग एक और बहुत ही मस्त सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका यूज आपको बहुत जगह होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल क्वेश्चन। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मोल यूरिया सॉल्यूशन हैज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन केप्ट है -1.5 डिग्री सेल्सियस पर केप्ट किया गया है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वाटर बताना है कि कितना वाटर आपका सेपरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ आइस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त सवाल है, क्योंकि आपको इसमें पूरा का पूरा डिप्रेशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलता हूँ, ठीक है। उससे पहले एक नोट जैसे कि मैंने डाल रखा है कि जो आइस फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही आपका आइस फॉर्मेशन में जाता है, ना कि सॉलिड पार्टिकल जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन जो था, ये कंटेनर वाला जो कंडीशन था, इसमें लिक्विड रखा हुआ था, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 0 डिग्री पर रखा हुआ था, यहाँ पे आपको बोल दिया है कि 0.5 डिग्री डिप्रेशन दिया, वो अलग बात है। मान लेते हैं अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ था, ठीक है, ये लिक्विड था। लेकिन जब ये टोटल जब सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन बना मतलब कि ये जब आइस में फॉर्म हो गया, ये आइस जब बन गई है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बोल रहा है कि -1.5 डिग्री मतलब सेल्सियस पे हो गया। मतलब कि देखिए कम हो रहा है, नीचे नीचे कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है तो हमको सॉलिड का टेम्परेचर भी कम होता है, मतलब धीरे धीरे कम हो जाता है -1.5, मतलब कि ऊपर नहीं जाता है, नीचे जाता है, मतलब कि लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है, इस चेंज को हम लोग डेल्टा टी एफ बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनिशियली जो मैं सॉल्वेंट था, शुरुआत में जो सॉल्वेंट था वो मान लीजिए
टेम्परेचर T1 पे था। अब जो सॉल्यूशन बन गया वो टेम्परेचर T2 पे आ गया, तो मतलब डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा T1 माइनस T2, ना कि T2 माइनस T1। ओके, मतलब शुरुआत से फाइनल में जाता है उसका जो डिफरेंस है बीच का वो आपका डेल्टा TF होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। सेम सवाल यही बोल रहा है कि जब हम लोग ये मतलब 1 मोल यूरिया सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो जब इसको हम लोग -1.5 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं, तो बोल रहा है कि इस सिचुएशन में हमारे पास कितना वाटर बाहर निकल रहा है। वाटर कहने का मतलब कितना हमारे पास आइस फॉर्मेशन हो जा रहा है, कहने का ये सिंपल सी है। ठीक है, वाटर का है चाहे कितना आइस फॉर्मेशन हो जा रहा है ये कहना चाहता है। ठीक है, तो आइस फॉर्मेशन कैसे होता है, आइस फॉर्मेशन ये होता है कि मान लीजिए जो सॉल्वेंट है इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा, तो वो तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो कभी भी नहीं जाते हैं, कभी भी वो सॉलिड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ना कि वो वेपर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल आएंगे वही ना सिर्फ जाएंगे आपको सॉलिड फॉर्मेशन करने के लिए, तो वही कहने का अर्थ है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल आपको समझाने का तरीका कि मतलब कि डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या, हमको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है सिर्फ वही जाते हैं। तो कहने का अर्थ की जो मोललिटी है वहीं से आपको डिस्कस हो जाना चाहिए कि हमको, जैसे कि आप फॉर्मूला लिख लेते हैं डेल्टा TF बराबर क्या होता है IKF इंटू एम, और एम क्या है मोललिटी होता है। मोललिटी बराबर क्या होता है, जैसे कि मैंने मोललिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्यों सॉल्वेंट होता है, क्योंकि सिर्फ हम लोग सॉल्वेंट को ही हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं तो वेपर में ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग सॉल्वेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्वेंट होता है ना कि सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर इसका वेट सॉल्वेंट का वेट बढ़ेगा तो आपके क्या होगा मोललिटी होगा वो डिक्रीज होगा। अगर सॉल्वेंट का वेट घटेगा तो आपका मोललिटी होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ कि अगर मोललिटी डिक्रीज करेगा तो आपका टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर मोललिटी आपको इंक्रीज करेगा तो आप मोललिटी ना कि मोललिटी आपको इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपका था ओवरऑल। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा TF बराबर IKF इंटू एम, और मोललिटी बराबर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया मोललिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यूरिया केस में क्या होता है कि जो नाइदर डिसोसिएशन नाइदर एसोसिएशन, तो क्या लिख देंगे उसको हम लोग I बराबर 1 हो गया, तो 1 इंटू KF क्या है मेरे पास 1.86 इंटू एन क्या है मोल्स कितना है मेरे पास 1 है, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। और मेरे पास डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है 0.52। ओके, 0.5। ठीक है, यहाँ से हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालिए, लेकिन हम लोग को निकालना है वेट ऑफ वाटर, मतलब कि जो आइस में कन्वर्ट हो गया उसको निकालना है, ना कि हम लोग को वेट ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 0.5 होल डिवाइड बाई 1.86, तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा, तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा 3720 ग्राम। ठीक है, तो ये था आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आपको वेट ऑफ वाटर। कहने का अर्थ कि शुरुआत में जो आइस था ये पे आइस से जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तब ना यहाँ पे वाटर मिलेगा। मान लीजिए आइस अभी हमारे पास कितना डिग्री पर रखा हुआ है, आइस रखा हुआ है मतलब मेरे -1.5 डिग्री सेल्सियस पे, जब ये आइस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाए तब यहाँ पे हमको लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तब ना हम यहाँ पे हमको वाटर मिलेगा। तो इस केस में हमको सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास याद होना चाहिए कि जो यहाँ पे इस केस के लिए हम लोग जो डेल्टा TF लेंगे वो क्या लेंगे, वो डेल्टा TF लेंगे, आपको क्या लेंगे सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या है, सॉल्वेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस आपका सॉल्यूशन कितना है -1.5, मतलब कहने का अर्थ हो जाएगा आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आपको TF मिल गया। अब यहाँ से हमको जो वेट मिलेगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे वेट ऑफ वाटर। ठीक है, हम करते हैं कि x ग्राम जो है वाटर सेपरेट हो रहा है ड्यूरिंग आइस फॉर्मेशन। ओके, ड्यूरिंग आइस फॉर्मेशन, तो क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला क्या है मेरे पास डेल्टा TF बराबर होता है IKF इंटू एम। आई का किसको ले लेंगे यहाँ पे 1 ले लेंगे, और KF का मान हमारे पास है 1.86 इंटू मोलरिटी क्या है 1 डिवाइड बाई आपको जैसे x ग्राम वाटर सेपरेट हो रहा है आइस फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, तो मेरे पास अभी कितना ग्राम आ गया है वेट ऑफ सॉल्वेंट 3720। ठीक है, माइनस x,
मतलब कि टोटल सॉल्वेंट मेरे पास इतना है, इसमें से हम लोग x ग्राम हमारा आइस में मतलब ग्राम वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि आपको उल्टा जब इसको घटाइएगा मतलब माइनस कीजिए तब ना आपको आइस फॉर्मेशन आपको उतना ग्राम आपको वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड बाई कर दे रहे हैं 1000 से, ताकि ये हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और डेल्टा टी एफ मेरे पास अभी कितना हम लोग कैलकुलेट कर लिए 1.5 जैसे कि 1.5। और इस दौरान जितना वाटर हमारे पास मतलब निकल रहा है, जितना वाटर सेपरेट हो रहा है इस फॉर्मेशन में, उसको हम लोग x ग्राम मान लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको x का मान आ जाएगा, जो भी है आपको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग सवाल था। सवाल कितना इंटरेस्टिंग था, आपको इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन को देखना था। इनिशियल जब लिक्विड में फॉर्मेशन हो रहा है तब ना हमको लिक्विड में आएगा वाटर, और जब आइस से। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग उल्टा ना जाए, हम लोग सीधा ना जाए उल्टा आए, उल्टा है मतलब कि हम लोग आइस से उल्टा आए तब हम लोग को ना वाटर मिलेगा, ना कि लिक्विड से हम लोग उल्टा जाएंगे आइस फॉर्मेशन में तो हम लोग को तो आइस मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्या था कि जब लिक्विड से आइस फॉर्मेशन होता है तो सिर्फ आपको सॉल्वेंट पार्टिकल जाते हैं, ना कि सॉलिड पार्टिकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले सॉल्वेंट निकाला, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला, उसमें से मैंने x ग्राम इसलिए माइनस किया कि सॉल्वेंट तो रुक जाएगा, सिर्फ x ग्राम हमको वाटर माइनस किया, क्योंकि x ग्राम वाटर जो निकलेगा आइस फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रॉब्लम में डाउट हो, तो प्लीज़ हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जो कि सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जिसमें बहुत ही खूबसूरत आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।